ओके बच्चों, हम स्टार्ट लेंगे जी। आज का हमारे दो तीन, एक तो इंट्रो में से हमने एक दो चीजें जो कल हम स्किप की हुई थी उनको देखेंगे, और साथ हम आज जेंडर बेस्ड वायलेंस देखेंगे। ये कल के और आज के टॉपिक्स को अगर हम मिलाकर देखें तो हमारे पेपर के हिसाब से 2 क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, ठीक है। 2 या इवन 2.5 क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन सेफर साइड हम तो 2 क्वेश्चन ही जहन में रखते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है, पहला जो टॉपिक है, वो बिल्कुल इजी है, ठीक है। वो है बेसिकली स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, कि भाई पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे, ठीक है। कुछ एजीसी की एक मीटिंग हुई थी, उसकी रिकमेंडेशंस को हम देखेंगे। उसके अलावा कहाँ पर पढ़ाई जा रही है, और रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब हम इनमें से 4 की एरियाज को देखेंगे, ठीक है। और इस तरह का जो सवाल होता है बेटा, इसमें तो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं होती, सिंपल सा सवाल होता है, तो इसलिए हम इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी तरफ जाएंगे। बेटा जब हम स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो सबसे पहले आप इसका रेफरेंस देंगे 1989 में, जब पाकिस्तान में सबसे पहला, अब 1989 में आपको पता है कि सेकंड वेव खत्म हो रही थी, थर्ड वेव स्टार्ट हो रही थी, और ग्लोबली वुमेन स्टडीज एंड हो रहा था और जेंडर स्टडीज स्टार्ट हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान में वुमेन डेवलपमेंट रीजन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर एक अदारा है, ठीक है, उसने कहा था कि पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज लॉन्च की जाए, ठीक है। तो 1989 में पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज लॉन्च हुई थी। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, टू मेक वुमेन विजिबल एंड टू प्रोपोगेट देयर अचीवमेंट्स। इनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट, उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वुमेन की विजिबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, उनकी अचीवमेंट को शो किया जाए। नेक्स्ट, to develop or create alternative concepts approaches in the context of Pakistan। 1989 मतलब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म अपने अरूज पर थी, हाल तो कि खत्म होने वाली थी, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में चीजें, सब कॉन्टिनेंट में चीजें डिलेड फॉर्म में आती हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट में औरतों के राइट्स के हवाले से, फेमिनिज्म मूवमेंट के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट्स प्रिवेल कर रहे थे, उनके अल्टरनेटिव अप्रोचेस बनाए जाए। स्ट्रेटजीज फॉर नेशनल डेवलपमेंट विद एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वुमेन की को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लाया जाए, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, इस तरह का मिलता जुलता पॉइंट जब हम जेंडर एंड डेवलपमेंट में जाएंगे ना, तब भी पढ़ा जाएगा। देखिए औरतों को तब डिटेल में बात की जाएगी, रिप्रोडक्टिव एजेंट समझा जाता था, ठीक है, इवन आज भी समझा जाता है। तो इस सोच को बदलना और औरतों को रिप्रोडक्टिव एजेंट की बजाय प्रोडक्टिव एजेंट समझना और उसके मुताबिक पॉलिसीज फ्रेम करना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में औरतों को शामिल किया जाए, ठीक है। और चौथा क्या था, टू कंटेक्चुअलाइज द फेमिनिज्म मूवमेंट इन पाकिस्तान एंड लीड वे ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्फीयर्स। वो फेमिनिज्म मूवमेंट जो वेस्ट में चल रही थी, बहुत पीक पर थी, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का बहुत ज्यादा शोर शराबा था 1980s और 90s में, ठीक है। तो उन चीजों को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना, कंटेक्चुअलाइज करना, ये 4 ऑब्जेक्टिव बनाए थे वुमेन डेवलपमेंट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि भाई पाकिस्तान में अगर जेंडर स्टडीज लॉन्च की जाए, अगर नहीं जो लॉन्च की जाएगी उसमें ये चीज होनी चाहिए। तो बेटा आपका जो सवाल है, कभी अपने पास पेपर साथ साथ अगर देखें, पास्ट पेपर में 2 चीजों को मिक्स किया जाता है। कभी वो स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज को जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज के साथ पूछ लेता है, कभी वो स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज को स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज के साथ पूछ लेता है, कभी वो ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट के साथ पूछ लेता है। तो ये जो इंट्रो का टॉपिक है ना, जो कल और आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें से 2 चीजों के मिक्सचर के साथ एक 20 नंबर का सवाल आएगा, और एक 10 नंबर, मतलब जाहिर है उसकी बाइफर्केशन इक्वल की जाएगी। तो हमें 10 नंबर का
नोट या एक ही सवाल के दो पार्ट्स जब हमने लिखने होते हैं तो उसमें बेटा हमें 2 to 3 पेजेस लिखने होते हैं, ठीक है। तो उसका जब आप आधे से पौना पेज, ये इंट्रो पहले दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जेंडर आर वुमेन स्टडीज एंड रिसर्च, ठीक है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ वुमेन स्टडीज, ठीक है। एक आप ये दिखेंगे, ठीक है, ये पाकिस्तान में रावलपिंडी की जो यूनिवर्सिटी है उसका रिसर्च जर्नल है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज, ठीक है, इन्होंने भी 1994 में रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू किए थे, ठीक है। इसके अलावा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिंध की जॉन शोरो यूनिवर्सिटी में भी 1994 में जेंडर स्टडी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये चीज आपने गौर रखनी है कि एक जगह हम रिसर्च लिखेंगे और फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें प्रोग्राम्स दे रही। उसके बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, पेशावर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और कायदे आजम यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने भी 2001 में शुरू किया था, और पंजाब के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज के साथ ये अब बाकायदा एक अलग से डिपार्टमेंट बन गया और यहाँ पर अब पीएचडी भी ऑफर होनी चाहिए। ये जो प्रोग्राम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं प्रोग्राम्स में जहाँ पर पहले एमफिल को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अब वहां पर डॉक्टरेट हो रहा है। तो जेंडर स्टडीज पाकिस्तान में ये उसका स्टेटस है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जेंडर स्टडीज में एमफिल और पीएचडी हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स इस पर आ चुके हैं, ठीक है। और जो हम इम्पोर्टेंटली जिसको हम टेक्निकली देखेंगे, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मेरी आवाज सबको नहीं आ रही तो बताएं, अदरवाइज सिर्फ अगर जवेरिया बेटा आपको नहीं आ रही then it's an issue on your side। बाकी भी एक दो स्टूडेंट प्लीज चैट में बता दें कि मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को। जी बेटा आवाज क्लियर है तो जवेरिया बेटा आप प्लीज देख लीजिएगा, माइक वगैरह ऑन ऑफ करें। ओके, तो 2003 में एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन की एक करिकुलम रिवीजन कमेटी, उसकी एक मीटिंग थी, और लकीली इस कमेटी में जब हम 2007, 8, 9 में जब मास्टर्स के स्टूडेंट थे तो हमारे 2 टीचर्स इस कमेटी के मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये 2007-8 की पढ़ी हुई और देखी हुई बात जब ये सामने आती है तो ये एक अच्छी वाइब्स भी आती है कि यार ये चीजें किस तरह ऑन ग्राउंड वाकया ही होती हैं और इनकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब 1989 में जेंडर स्टडीज पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता हैं और डिफरेंट जगह पर कहां पढ़ाई जा रही है ये स्केच आपके ज़हन में बन गया है। डिस्पाइट दैट आप लोगों को और मुझे जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज, यहाँ पर एक और मेरी बात याद रखें, जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज ये जो बाइफर्केशन है ना, ये एकेडमिक एक डिबेट है। आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी में मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि 1990s में वुमेन स्टडीज हैज बीन शिफ्टेड टू जेंडर स्टडीज। तो अब दुनिया में सिर्फ जेंडर स्टडीज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल में वुमेन स्टडीज पढ़ाई जा रही है। तो ये जो वुमेन स्टडीज होना चाहिए, जेंडर स्टडीज होना चाहिए, ये बहस जो है ना, ये बड़ी अपर लेवल की बहस है। और इस बहस के भी कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा था, कुछ लोग कहते हैं जेंडर रखा जाए, कुछ लोग कहते हैं वुमेन रखा जाए। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कभी मेरे मुंह से जेंडर स्टडीज निकल आएगा, वुमेन स्टडीज निकल आएगा, तो वो आपने ज़हन में रखना है कि हम ये एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को बूम देने के लिए, बूस्ट देने के लिए एक पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि भाई जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज इसको आप कंपेटिटिव लेवल पर पढ़ाएं, जो कि आज आप पढ़ रहे हैं, तो इसको कंपेटिटिव लेवल पर पढ़ाना जरूरी है। उसके बाद आया था ये जितनी भी अभी हमने इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज पढ़ी हैं, इन यूनिवर्सिटीज के दरमियान कोलैबोरेशन होना चाहिए।
टीचर्स का, फैकल्टी मेंबर्स का एक दूसरे के साथ आना जाना होना चाहिए। ट्रांसलेशन इन उर्दू, अब देखिए ना बहुत सारी की बुक्स जो हैं जो कि आपने भी देखा होगा, ठीक है, जेंडर स्टडीज की, उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए या रीजनल लैंग्वेजेस में ही ट्रांसलेट किया जाए। एचईसी ने ये रिकमेंड किया था कि जहां जहां पर जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज पढ़ाई जा रही है वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट किए जाए। स्पेशल ग्रांट्स फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट, जहां जहां पर भी ये जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज पढ़ाई जा रही है वहां पर लाइब्रेरीज बनानी चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरीज होंगी तो इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स आएंगी, बच्चों का, लोगों का रुझान बढ़ेगा, ठीक है, और एक बेहतर एट्रीब्यूट्स आएंगे और इस सब्जेक्ट की ग्रोथ के लिए अहम होगा। लाइब्रेरीज बहुत अहम। वुमेन स्टडीज एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये मुझे बड़े अच्छा पॉइंट लगता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का मतलब है कि आप FA लेवल पर भी जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज पढ़ाएं। आपको पता है कि अक्सर हमारे यहाँ FA में, इंटरमीडिएट में बच्चे पंजाबी पढ़ रहे होते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं, एजुकेशन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जेंडर स्टडीज का सब सब्जेक्ट नहीं है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी इस सब्जेक्ट को लॉन्च किया जाना चाहिए ताकि एक अच्छा सिस्टम जो है वो डेवलप हो सकते हैं। या जेंडर स्टडीज और जेंडर और फेमिनिज्म के हवाले से बच्चों में या लोगों में अर्ली एज में ही अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। मैं जब MPhil कर लिया, जब PhD कर ली, फिर मुझे जेंडर स्टडीज का पता चला कि भाई ये कुछ सब्जेक्ट होता है और इसमें औरतों के राइट्स की बात होती है। तो अगर मुझे यही चीज या बच्चों को या लोगों को यही चीज मैट्रिक FA मतलब 18-20 साल की उम्र में अगर ये पता चल जाए चीजें तो उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा एक सवाल, दैट इज स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, ठीक है। और इस पे बड़ा कंफर्टेबली 10 नंबर, इवन 20 नंबर का भी आता है। तो इन्हीं चीजों को आप जब एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह चीजें लिखी जाती है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं जी अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। और ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट से पहले 30 सेकंड्स का ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। अच्छा बच्चों, इस तरह है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। अच्छा, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट जब स्टार्ट हुई वो तो हम देख लेंगे, 1980s में ये स्टार्ट हुई थी। जेंडर स्टडीज, जैसा कि हमने जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशंस में वुमेन स्टडीज पढ़ाई जाती थी। अब इसका ये मतलब है कि भाई वुमेन स्टडीज या जेंडर स्टडीज एक अलग डिपार्टमेंट नहीं बना, ठीक है। ये एक अलाइड कोर्सेज के तौर पर पॉलीटेक्निक के और इस तरह के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एक कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाता है। आज भी आप अगर पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ देखें, यहाँ पर तो अब फुल फ्लेज डिपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलाइड कोर्सेज के तौर पर जेंडर स्टडीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि पहली बात तो ये कि इसका मकसद क्या है कि हम जेंडर स्टडीज को एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट जिससे औरतों के राइट्स, प्रॉब्लम्स, अचीवमेंट्स, विजिबिलिटी, ये सारी चीजें शो, ये आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि भाई ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट, इसका मकसद यही है कि भाई हम जेंडर स्टडीज को एक अच्छा सब्जेक्ट और अच्छा मैं अभी इसको जरा दूसरी तरफ घुमाता हूं। भाई वुमेन स्टडीज या जेंडर स्टडीज जब लॉन्च किया गया था तो उसका मकसद क्या था? औरतों के राइट्स, औरतों की प्रॉब्लम्स और उनकी अचीवमेंट्स। मतलब मैं जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज के डिफरेंसेस को छोड़कर ओवरऑल बता रहा हूं कि जेंडर स्टडीज हो या वुमेन स्टडीज हो, ये 3 या 4 चीजें अहम होती हैं। औरतों के राइट्स, प्रॉब्लम्स, उनको राइट्स को प्रोपोगेट किया जाए, उनके अचीवमेंट्स को शो किया जाए। तो इन्हीं चीजों को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए आपकी राय में क्या जेंडर स्टडीज को एक अलग डिपार्टमेंट और फुल फ्लेज डिपार्टमेंट होना चाहिए या इसको दूसरे कोर्सेज के साथ
मिक्स करके पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। ये कहते हैं कि प्रोग्राम ऑटोनमस होना चाहिए। और दूसरी साइड पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको बाकी सब्जेक्ट्स मतलब फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, मतलब नेचुरल साइंसेज में भी, कॉमर्स, आईटी, हर जगह पढ़ाया जाए ताकि ये इंटीग्रेट किया जाए। अब आप लोग, आई एम नॉट आस्किंग इन डिटेल, आप लोग चैट में मैसेज छोड़ दें कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए या इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम इसके आर्गुमेंट्स पे जाएंगे। ठीक है, और फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप चैट में छोड़ दें कि कौन क्या कहता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, सारे ही इंटीग्रेशन की तरफ। चले, ये आप लोगों के आर्गुमेंट्स आ गए, और आप लोगों के आर्गुमेंट्स बेटा इसलिए आए हैं कि आपने जस्ट मेरी डेफिनेशन सुनने के बाद एक जहन बना लिया है कि यार इसको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, इसको इंटीग्रेशन देनी चाहिए। ठीक है, आपके अपने आर्गुमेंट्स ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम। अच्छा, अब जब इसके आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो एक बात मेरी गौर से सुन लें, क्योंकि अगर आपको ये वाली बात समझ में ना आई तो आपको इनके आर्गुमेंट्स समझ में नहीं आएंगे। ऑटोनॉमी वाले जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वो बेसिकली इंटीग्रेशन के अगेंस्ट दे रहे हो। मतलब ऑटोनॉमी वाले ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेशन वाले मोस्टली ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। मतलब इनके जब हम आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे तो एक तो वो अपने आप को सपोर्ट दे रहे होते हैं, ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि जी ऑटोनॉमी होनी चाहिए लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इनके आर्ग्यूमेंट्स का जो टेक्स्ट है उसका नेचर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये होगी जी हमारी डेफिनेशन की हद तक। 1982 एक मीटिंग, उसका रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ऑटोनॉमी, सबसे पहले तो ऑटोनॉमी की डेफिनेशन देखिए। Strategy of autonomy ensures independent programs। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, अक्सर औकात हम डेफिनेशन से ही आर्गुमेंट्स बना सकते हैं और उनको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये भी आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं। द स्ट्रेटजी ऑफ ऑटोनॉमी इंश्योर्स इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, a space where feminists of great variety can engage in active dialogue। ये आर्गुमेंट्स हैं। फेमिनिस्ट ऑफ ग्रेट वैरायटी, लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होते हैं, एक्टिव डायलॉग होता है। दो आर्गुमेंट्स हो गए। हैव कंट्रोल ओवर मटेरियल, मटेरियल पर कंट्रोल होता है, ह्यूमन रिसोर्स पर कंट्रोल होता है, और नॉलेज प्रोडक्शन होती है। ये जो 5 पॉइंट्स पहले एक सेंटेंस में है, यही 5 पॉइंट्स आगे जाकर आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं, इनकी हेडिंग्स बन जाती हैं और एक्सप्लेनेशन के थ्रू चीज एक्सपैंड हो जाती है। इट इज अ वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू डिसिप्लिन एंड अ न्यू स्ट्रक्चर दैट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एकेडेमिया। ठीक है, कि भाई ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा डिसिप्लिन जो कि इंडिपेंडेंट हो। भाई इंडिपेंडेंस मिलती है ना, ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि जी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अ स्पेस वेयर फेमिनिस्ट ऑफ ग्रेट वैरायटी, बहुत सारे फेमिनिस्ट वहां पर आएंगे, इंटीग्रेशन में तो नहीं ना आएंगे। एक्टिव डायलॉग होगा, इंटीग्रेशन में डायलॉग नहीं होता। कंट्रोल होगा, मटेरियल, अब एक अलग से डिपार्टमेंट है, कंट्रोल ऑन मटेरियल, पैसे पे कंट्रोल किसका होगा? ऑटोनॉमी वालों का होगा। उधर किसका होगा? फिजिक्स के अंडर जेंडर स्टडीज पढ़ाई जा रही है, वहां पर फेमिनिस्ट नहीं जाएंगी, वहां पर
इंटरैक्टिव डायलॉग नहीं होगा, वहां पर कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्सेज फिजिक्स वालों के पास होगा और नॉलेज प्रोडक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉलेज प्रोडक्शन फिजिक्स वालों की हो रही होगी, आप एक छोटा सा पॉइंट दे रहे हैं उसको, ठीक है। ये बेसिकली ऑटोनॉमी के डेफिनेशंस में से मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स बता रहा हूं। एक इनका मेजर कंसर्न है जो कि इसकी डेफिनेशन में ये कहते हैं, देयर मेन इशू इज गैटोइजिंग, जिसको हम एकेडमिक गैटोइजिंग कहते हैं, ठीक है, आर आइसोलेशन। अगर हम ऑटोनॉमी सेपरेट डिपार्टमेंट, ऑटोनॉमी वालों को सेपरेटिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं तो ये आइसोलेट हो जाएगा। और वो कैसे होता है वो हम डिटेल्ड आर्गुमेंट्स में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन मींस मेनस्ट्रीमिंग वुमेन्स पर्सपेक्टिव अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। औरतों की प्रॉब्लम्स तब तक समझ में नहीं आ सकेंगी जब तक हम हर जगह पर औरतों का पर्सपेक्टिव नहीं देंगे। फिजिक्स वालों को तो पता ही नहीं है कि औरतों की कोई प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि ये तो सोशल साइंसेस का इशू है ना, कि मुआशरे में स्टेटसेस क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं। फिजिक्स वालों को क्या लगे, डॉक्टर्स को क्या लगे, डॉक्टर ने तो मरीज देखना है और उसका इलाज करना है। अब इसके पीछे हेल्थ केयर एक्सेस क्या होती है, हेल्थ केयर डिलीवरी क्या होती है जेंडर के लिए, वो इनको नहीं पता। तो इंटीग्रेशन वाले कहते हैं कि हर जगह जेंडर स्टडीज पढ़ाई जानी चाहिए एंड अक्रॉस द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, बट इट इज आल्सो इंक्रीजिंग जेंडर अवेयरनेस इन ऑल द इश्यूज एड्रेस। हर जगह पर जेंडर का वही जेंडर अवेयरनेस की जाए। इट इज अ स्ट्रेटजी for transforming the patriarchal institution from within। from within का मतलब क्या है भाई? हर जगह पर मर्द कंट्रोल में है, नॉलेज मर्दों के कंट्रोल में है, तो हम हर जगह पर जेंडर का छोटा छोटा बिट्स एंड पीसेस देते जाएंगे ताकि विद इन चेंज आए। और इसका पहला आर्ग्यूमेंट ये है, चेंज इज अ स्लो प्रोग्रेस। इट इज नॉट पॉसिबल कि आज हम पाकिस्तान में बैठे एकदम से औरतों को रेडिकल चेंज लें। तो क्या करना चाहिए? हमें हर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में छोटे छोटे जेंडर और वुमेन के इश्यूज, फेमिनिज्म मूवमेंट पढ़ानी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो इनके राइट्स के लिए उठ खड़े। ठीक है, ये है बेटे। अच्छा, इनका इशू क्या है? द मेन कंसर्न इज असिमिलेशन। असिमिलेशन का वर्ड बेटा उर्दू में जरा समझे। इंजज़ाब, जज़ब हो जाना। और जब कोई चीज जज़ब हो जाती है तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है। ये लोग कहते हैं कि जब हम, ठीक है, हर जगह पर जेंडर स्टडीज पढ़ाएंगे तो वो असिमिलेट हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा। और जब जज़ब हो जाएगा तो इनके अपने इश्यूज तो फिर सॉल्व नहीं ना हो पाएंगे। ठीक है, इन्हीं से अब हम इनके आर्गुमेंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। ओके, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वाले कहते हैं, अब देखे ना, ऑटोनॉमी के अंडर पहला आर्गुमेंट क्या है? अंडरमाइन जेंडर स्टडीज गोल्स। इसका मतलब कि पहला आर्गुमेंट ही इंटीग्रेशन के अगेंस्ट है। अगर हमने इंटीग्रेट किया तो बिगर पिक्चर में हम चीजें नहीं देख पाएंगे, आइसोलेशन में सेपरेट में काम नहीं करेंगे, इनका अपना गोल खत्म हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जब हम एक अलग से डिसिप्लिन बना दिया, सारा कुछ बना दिया, तो जब हम एक अलग से इनको इंटीग्रेट करेंगे तो इनका अपना गोल खत्म हो जाएगा। तो पहला आर्गुमेंट क्या है कि अपना गोल अंडरमाइन हो जाता है अगर हमने इंटीग्रेट किया। तो ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमारा गोल खत्म हो जाएगा। नंबर 2, ओनली वे टू प्रोग्रेस। अगर हमने प्रोग्रेस करनी है तो हमें ऑटोनॉमी चाहिए। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। इन जनरल अगर मुझे प्रोग्रेस करनी है, मैं एज अ इरफान लतीफ, या मुझे नाम नजर आ रहे हैं, एमन का नाम नजर आ रहा है, अदीला का नाम नजर आ रहा है, अगर प्रोग्रेस करनी है आप लोगों ने तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस क्या है? ऑटोनॉमी है। इसी तरीके सेम अप्लाइज टू एनी एकेडमिक डिसिप्लिन कि भाई जब तक हम उसको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, उसको आजादी नहीं देंगे, तब तक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इंपोज कंस्ट्रेंट्स। अब
ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ऑटोनॉमी वालों का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि मेरे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और वो क्यों है? इसमें बेटा दो वर्ड्स मैंने बोल्ड किए हुए हैं, एक है थ्योरेटिकल और एक है मेथोडोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। मैं एक जेंडर एक्सपर्ट फिजिक्स में बैठा काम कर रहा हूं, तो मैं थियरीज और मेथोडोलॉजीज कौन सी यूज करूंगा? जो वो कहेंगे। आज से 10 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडीज सोशियोलॉजी के अंडर आता था। तब जेंडर स्टडीज की, और आई एम दी आई विटनेस ऑफ दैट, क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट से पीएचडी है मेरी, ठीक है। तो वहां पर जो जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट रिसर्च करते थे, उस रिसर्च का मेजर पार्ट जो है वो सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड का होता था। अब वो एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। अब वहां पर जो रिसर्च होती है, अब सोशियोलॉजी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उन पर मेथोडोलॉजिकल या थ्योरेटिकल कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाते। लिहाजा अगर आपने किसी डिसिप्लिन को बेहतर बनाना है तो आप उसको क्या करेंगे? उसको ऑटोनॉमी देंगे, ताकि सो दैट अदर डिसिप्लिन्स जहां पर अगर उसको इंटीग्रेट किया हुआ है तो वो थ्योरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स ना लगा सके। ठीक है, बेस्ट वे ऑफ जनरेटिंग नॉलेज। और इसमें जो एक वर्ड बोल्ड किया हुआ है, आपने बात वहां से पकड़नी है। जब हम ऑटोनॉमी रखते हैं, आज इस क्लास में बैठे हुए मैं, उनैजा, वागमा, वासिद और इमन, हम पांचों, कोई फिजिक्स में बैठा है, कोई केमिस्ट्री में बैठा है, कोई बायोलॉजी में बैठा है, हम पांचों लाइक माइंडेड इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक रिसर्च करना शुरू हो जाते हैं, बुक्स लिखना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जनरेटिंग नॉलेज। जब भी आपने नॉलेज जनरेट करना है, यू नीड टू क्लब योरसेल्फ। आपको लाइक माइंडेड पीपल्स को, लोगों को इकट्ठे होना होता है। ठीक है, जब आप लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होंगे, एक मिनट बेटा, जब आप लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होंगे तो नॉलेज जनरेट होगा। और जब लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे ही नहीं होंगे, कोई किधर इंटीग्रेट हुआ हुआ, कोई किधर इंटीग्रेट हुआ हुआ है, तो अब नॉलेज प्रोड्यूस नहीं होता। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। डिस्टिंक्ट फैकल्टी पोजीशन बाय पावर बेस एंड विजिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए, मैं अगेन अपने ही सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की एग्जांपल दे देता हूं। 2012-13 में जब हम पीएचडी के स्टूडेंट्स थे, तब पंजाब यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज कहते हैं, जेंडर स्टडीज उसके अंडर था। अब सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया है। तो हमारे पास 2-3 जेंडर स्टडीज के टीचर थे, 2-3 जेंडर स्टडीज के टीचर्स थे। अब जब कभी यूनिवर्सिटीज के अंदर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इलेक्शंस होते थे या कहीं भी, तो वो टीचर्स जो कि जेंडर एक्सपर्ट हैं, जेंडर स्टडीज के एक्सपर्ट हैं, वो अपने आप को सोशियोलॉजी या जहां पर वो इंटीग्रेट हैं उनके अंडर शो किया जाता है। जाहिर है कि वो सोशियोलॉजी के टीचर्स हैं। अब जब हम ऑटोनॉमी देंगे तो उनकी अपनी एक पावर होगी, 10, 15, 20 टीचर्स, उनकी विजिबिलिटी होगी, उनकी पावर होगी, और वो क्या कहते हैं, उनकी रिकग्निशन कि भाई ये जेंडर स्टडीज के एक्सपर्ट हैं, ये टीचर्स हैं, ये जेंडर स्टडीज के प्रोफेसर्स हैं, ये उसके एक्सपर्ट हैं। तो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, नॉलेज जनरेशन और एक अपना विजिबिलिटी के लिए ऑटोनॉमी जरूरी है। ठीक है, और ये भी चीज हमने खुद से ऑब्जर्व की है कि अब वो टीचर्स, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोपोगेट देमसेल्फ, दे आर बेटर पोजीशन कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो सके। छठा पॉइंट, वुमेन स्टडी इज एन एंटिटी। वुमेन स्टडीज हो, जेंडर स्टडीज हो, या वुमेन खुद हो, वुमेन आर वुमेन स्टडीज, वो एक एंटिटी और उसको सेपरेटली पढ़ना चाहिए। जब उसको आप बाकियों के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो वही पहला पॉइंट कि आप अपना गोल भूल जाएंगे, आप बेहतर से उनके राइट्स और उनकी चीजों को एडवोकेट या प्रोपोगेट नहीं किया जा सकता। वुमेन स्टडी इज अ शैडो स्ट्रक्चर एंड इट नीड्स टू बिकम अ सरफेस स्ट्रक्चर। बेटा दो चीजें होती हैं, एक ये कोई भी मादा है, कोई भी सरफेस,
और एक इसका शेडो। असल चीज क्या होती है? असल चीज वो चीज खुद होती है, वो मादा, वो वॉल्यूम खुद होता है। शेडो तो उसका शेडो है। तो अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो वुमेन स्टडी एक शेडो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है कि भाई वो तो बाकियों का शेडो बन के रहेगा, लिहाजा जब हम इसको ऑटोनॉमी देंगे तो वो क्या बन जाएगा? जब हम ऑटोनॉमी देंगे तो वो एक सरफेस बन जाएगा, एक अपनी हैसियत रखेगी। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 आर्गुमेंट्स हैं ऑटोनॉमी के। अब 7 पॉइंट्स मैं पढ़ूंगा इंटीग्रेशन के, फिर मैं थोड़ा सा कंक्लूजन बताऊंगा और फिर मैं आपसे अगेन पूछूंगा कि क्या आपके आर्ग्यूमेंट्स जो आपने पहले लिखे थे वो चेंज हो गए या नहीं। चेंज इज अ स्लो प्रोसेस। दे वर अफ्रेड ऑफ आइसोलेशन। अगर हमने ऑटोनॉमी दे दी तो आइसोलेट हो जाएंगे, इसलिए स्लो प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता सब डिपार्टमेंट्स में, सब एकेडमिक डिसिप्लिन में इसको इंटीग्रेट किया जाए, बाद में देखेंगे क्या होता है। बाद में आना इन्होंने ऑटोनॉमी की तरफ ही है, ठीक है ना, इवेंचुअली, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं कि चेंज एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए विद इन चेंज टाइम बेस्ट वे टू कंपेल पॉलिसी मेकर्स। अच्छा, इसकी मैं बेटा एक एग्जांपल दे देता हूं। हमने प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह से मिलना है और उसको जेंडर के हवाले से कोई एक पॉलिसी देनी है। अगर एक ही डिपार्टमेंट के 4-5 टीचर्स जाएंगे, वो ज्यादा अथॉरिटी रखेगा, फोर्सफुल होगा, या एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, 6 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से 6 लोग जाते हैं और पीएम या सीएम को कायल करने की कोशिश करते हैं, तो कौन सा ज्यादा फोर्सफुल होगा? ऑब्वियसली जब डिफरेंट डिसिप्लिन से लोग आएंगे, ताकि पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स शामिल हैं, कितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। इसलिए जरूरी है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए ताकि स्टेक होल्डर्स बढ़ जाएं, और जब भी पॉलिसीज बनानी हो तो पॉलिसी मेकर्स को बेहतर तरीके से कंपेल किया जाए। नंबर 3, इंक्रीज सेक्सिज्म। थोड़ा सा ऑड पॉइंट है। जब अगेन मेरा वो वाला पॉइंट याद रख लें कि ऑटोनॉमी वाले इंटीग्रेशन के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, इंटीग्रेशन वाले ऑटोनॉमी के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर हमने इनको सेपरेट कर दिया तो सेक्सिज्म इंक्रीज। ठीक है, सेक्सिज्म को बेटा हम हर एंगल से देख सकते हैं, जैसा कि हम इसको प्रेजुडाइज के लेवल पर भी देख सकते हैं, इसको हम असॉल्ट और इस लेवल पर भी देख सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट औरतें होंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स की जेंडर स्टडीज में ज्यादा फीमेल होती हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा चीजें सेक्सिस्ट वे में भी देखी जाती हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनको इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, अदर सोशल वेरिएबल्स। भाई आपने कल हमने एक बात पढ़ी थी कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो भाई जब तक हम वो चीजें नहीं पढ़ेंगे, औरत की प्रॉब्लम किस तरह हम समझ पाएंगे? तो इसलिए जरूरी क्या है कि जब भी हमने वुमेन स्टडीज को या औरतों के इश्यूज को पढ़ना है तो उसको इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। फिजिक्स वाले उसको अपनी नजर से देखेंगे। इसके साथ ही पॉइंट आ जाता है होलिस्टिक व्यू। ठीक है, कि जब भी आपने एक औरतों के प्रॉब्लम्स को देखना है तो उसको सेपरेट होकर नहीं देख सकते, उसको एक ब्रॉडर पिक्चर में छोटे छोटे वेरिएबल्स के, औरत की सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं वो कौन देखेगा? सोशियोलॉजिस्ट देखेगा ना। औरत की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं वो कौन देखेगा? वो इकोनॉमिस्ट देखेगा। उसके हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसकी साइकी को कौन देखेगा? तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसको डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स में इंटीग्रेट करें। ठीक है, और ऑटोनॉमी वुड लीड टू एकेडमिक गैटवाइजिंग, ये पॉइंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नीड टू टेक स्टेप इन ईच डिपार्टमेंट टू कन्फ्रंट जेंडर ब्लाइंडनेस। जेंडर ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जेंडर ब्लाइंडनेस क्या आती है?
मेरी आंखें बंद हैं, बीइंग अ टीचर ऑफ फिजिक्स, मेरी आंखें बंद हैं कि यार फिजिक्स में कोई वुमन का भी रोल है क्या, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये जेंडर ब्लाइंडनेस, कि हमें जेंडर और जेंडर के इश्यूज का पता ही नहीं। ठीक है, इस जेंडर ब्लाइंडनेस को कन्फ्रंट करने के लिए क्या चीज जरूरी है? इंटीग्रेशन जरूरी है। हर जगह पर जब हम जेंडर स्टडीज पढ़ाएंगे तो जेंडर अवेयरनेस, जेंडर ब्लाइंडनेस के ऑपोजिट क्या है? जेंडर अवेयरनेस। तो जेंडर अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, और अब अगर इसके कंक्लूजन की तरफ जाएं तो कंक्लूजन बेटा बोथ वेज हो सकता है। आप ऑटोनॉमी, अगर आप ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं तो आप इम्पोज, कंस्ट्रेंट और बेस्ट वे ऑफ जनरेटिंग नॉलेज उसको अपना मेन आर्गुमेंट बनाएंगे। और अगर आप इंटीग्रेशन की सपोर्ट में जाना चाहते हैं अपने कंक्लूजन में तो आप चेंज इज अ स्लो प्रोसेस, होलिस्टिक व्यू एंड जेंडर ब्लाइंडनेस, ये वाले आर्गुमेंट्स दे सकते। ठीक है, अब आप बताएं कि आपके जो इंटीग्रेशन कह रहे थे, मतलब अदीला है, जूम यूजर है, इमन है, बागमा है, उनैजा है, इन्होंने इंटीग्रेशन के कहा था, तो क्या अभी भी आप इंटीग्रेशन पर हैं या इम्तियाज और अगेन इम्तियाज? ठीक है, ऑटोनॉमी, तो क्या अभी भी आप ऑटोनॉमी की तरफ जाएंगे या इसको चेंज करना चाहेंगे? बेटा कंक्लूजन में कुछ ना कुछ स्टांस तो आपको लेना होगा ना, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, वरना कंफ्यूजन क्या हो गया, वरना तो वो फिर चीजों की रेपिटेशन हो जाएगी। जो भी आप आर्गुमेंट्स लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी आर्गुमेंट गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आपने पेपर में जो भी स्टांस लेना है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इन द केस ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ये ठीक पॉइंट है। ठीक है, चेंज इज अ स्लो प्रोसेस, पैट्रियार्की है हमारे मुल्क में, सारी चीजें हैं। तो एकदम से अगर हम सेपरेटिस्ट की तरफ जाएंगे, और जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले इंटीग्रेटेड था, अब ऑटोनॉमी मिल गई है। तो पहले इंटीग्रेशन, बाद में ऑटोनॉमी, हम इस तरह भी कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। चले जी, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस। लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस पढ़ने से पहले हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, अभी हम जा रहे हैं जी जेंडर बेस्ड वायलेंस की तरफ। ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, पहले थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं जी। ओके जी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, भाई वायलेंस जो कि जेंडर के अगेंस्ट हो। अब जेंडर में मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल हैं और ट्रांसजेंडर भी शामिल है। ठीक है, तो टेक्निकली जेंडर बेस्ड वायलेंस मर्द के साथ भी हो सकता है, औरतों के साथ भी हो सकता है और ट्रांसजेंडर के साथ भी हो सकता है। बट नेचर proportion of gender based violence वो औरतों के साथ होता है। That is why gender based violence की टर्म इंटरचेंजेबली यूज की जाती है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये बात तो आप याद रखें, जेंडर बेस्ड वायलेंस इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बट टेक्निकली अगर, अच्छा इसकी बेस का वर्ड बड़ा अहम है। मैं अगर अदीला को मारता हूं कि ये लड़की है और मैं इसको सब ऑर्डिनेट रखना चाहता हूं और मारूंगा, दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसी तरीके से अदीला अगर अली जिया को मारती है ये सोच करके ये मर्द है, ये हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं, ये पैट्रियार्की रखते हैं, तो इसको मारा जाए।
दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। जब आपके वायलेंस की बेस जेंडर होगा, मैं फासिद को मारता हूं कि ये क्रिश्चियन है, हिंदू है, ठीक है ना। ये बच्चों मैं जो नाम यूज करता हूं इसके लिए सॉरी, लेकिन ये जरा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है तो उसको मारो, ये क्या है? ये जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं, ये तो रेसिज्म आ गई, ये तो एथनिसिटी बेस्ड वायलेंस आ गई। अली जिया को मारा जाता है कि ये ब्लैक, और ब्लैक अली जिया को मारते हैं कि ये व्हाइट है, ये क्या है? ये रेसिज्म, ठीक है। इसी तरीके से जब आपके मारपीट की बेस जेंडर होगी कि ये मर्द है इसको मारा जाए, ये औरत है इसको मारा जाए, ये ट्रांसजेंडर है इसको मारा जाए, तब वो जेंडर बेस्ड वायलेंस आएगा। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन 90%, 95% या इवन 99% जेंडर बेस्ड वायलेंस किसके साथ होता है? औरतों के साथ होता है। दैट इज व्हाई जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इंटरचेंजेबल यूज होते हैं। अब हम इसकी जो डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, उससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजीद डेवलप होगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस is a violence against a person because of their gender. Because of their gender, both women and men experience gender-based violence, but the majority of the victims are women and girls. ठीक है, और इसी बेस पे gender-based violence and violence against women are terms that are often used interchangeably, and it has been widely acknowledged that most gender-based violence is inflicted on women and girls by men. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर तय कर दिया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से पहले अगर एक्सप्लेन करना है या डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी कोई 2-3 डेफिनेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, हमेशा बेटा याद रख ले, डेफिनेशन या कोई भी चीज जब किसी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन या ऑथर की तरफ से होती है तो बकायदा लिखा करें यहाँ पर। यूएन की डेफिनेशन कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन, violence against women is defined as any act of gender-based violence that results in or is likely to result, मतलब violence against women का result हो सकता है फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल हार्म। इसमें से आप टाइप्स भी निकाल सकते हैं, फिजिकल वायलेंस आ गया, सेक्सुअल वायलेंस आ गया, मेंटल वायलेंस आ गया। आर सफरिंग टू वुमेन इंक्लूडिंग थ्रेट ऑफ सच एक्ट्स, थ्रेट ऑफ वायलेंस आ गया। थ्रेट ऑफ वायलेंस क्या होता है? घर में ऐसे ही मूड बनाए रखना, हरासा करना जिसको हम कहते हैं। मर्द जो है वो ऐसे गुस्से में बात कर रहे हैं और ऐसे, ठीक है ना, जेस्चर्स जो आर आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, इसकी और एक टाइप आ गई, आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी। हम अक्सर औरतों को उसके किसी भाई से मिलने, मैके जाने से रोक देते हैं, बाजार जाने से रोक देते हैं, किसी काम करने से रोक देते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, उसकी आजादी को सलब कर लेना, ठीक है। वेदर अकरिंग इन पब्लिक और प्राइवेट, वो घर में भी हो सकती है, वो बाहर भी हो सकती है। तो ये यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है। और इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उसकी एक सब कमेटी है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW। उन्होंने क्या कहा था? वायलेंस दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ वुमन बिकॉज
अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, कोई इंटरनेट का इशू हुआ था। और ऐसा जब भी कभी इशू हो तो बेटा आप 2 4 5 मिनट क्लास से लीव ना किया करें, क्लास में रहिएगा, ठीक है। ओके, तो बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? हाँ, जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो डिस्प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या है कि जब कभी सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स, घर बाहर जहां कहीं पर भी औरतों को डिस्प्रोपोर्शनेटली ट्रीट किया जाएगा, दैट इज वायलेंस अगेंस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से यूनिसेफ की एक स्टेटमेंट है, ये भी आप लिख सकते हैं, द मोस्ट परवेसिव येट लीस्ट विजिबल ह्यूमन राइट वायलेशन इन द वर्ल्ड। ये जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट की वायलेशन है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन और बेसिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा ये मेरी बात सुन लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। और इसको हम करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है इस पर, ना ही आने के चांसेस, ठीक है। लेकिन आपने इन चीजों से अपने वो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकते हैं और अपने स्टैटिस्टिक्स को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अफेक्ट्स, ये मैं जरा स्पीड से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम के आगे थेरीज वगैरह भी, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता, इससे मर्द भी आवाजार होते हैं, इफेक्ट होते हैं, बच्चे भी होते हैं और सोसाइटी को भी नुकसान होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज रैम्पेंट, ठीक है। रैम्पेंट का मतलब क्या है कि ये WHO के स्टैटिस्टिक्स हैं, रिमेंबर नीचे मैंने लिंक्स दिए होंगे। 35% औरतें वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में 40% औरतों के साथ साल में या लाइफ टाइम में एक दफा वायलेंस जरूर हुआ होता है, ठीक है। अब 40% तो हमें, अच्छा ये वो है जो रिपोर्टेड है, आपको पता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा वायलेंस रिपोर्ट ही नहीं होता। डिस्पाइट दैट 40% औरतें, मतलब आप अगर इर्द गिर्द 2 औरतें देख रहे हैं ना, तो उन 2 में से एक के साथ वायलेंस जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो ये बड़ी हाई परसेंटेज है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज एवरीवेयर, ईस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी, हर जगह पर है। इसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि लाइफ टाइम फिजिकल और सेक्सुअल इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर से मुराद हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं, तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भी स्टैटिस्टिक्स इन्होंने ऐड किए हुए, जहां पर इंटीमेट रिलेशनशिप होता है 24.5% लाइफ टाइम फिजिकल, सॉरी लाइफ टाइम फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इन द लास्ट 1 ईयर 14.5% औरतों को साल में, पिछले साल में वायलेंस जरूर हुआ होगा, ठीक है। नॉन पार्ट चाइल्ड मैरिजेस, 21% चाइल्ड मैरिजेस, ये भी वायलेंस में आता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज एक्सपेंसिव, ये यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैटिस्टिक्स हैं। एक साल में 5.8 बिलियन का लॉस हुआ होता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। ये लॉस क्या है? लीगल कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट और लो प्रोडक्टिविटी। जिन औरतों के साथ मार पिटाई की जाती है वो माशरे में, अपनी नौकरी पे, अपने बिजनेस पे नहीं जा पाती। तो एक साल में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का लॉस कितना है? अराउंड $6 बिलियन। हमें IMF से 1 2 3 बिलियन से ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है। और इससे ज्यादा या इससे डबल ट्रिपल जो है वो वायलेंस में चला जाता है अमेरिका, ठीक है। वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज ऑफन सीन एज नॉर्मल, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, अ प्राइवेट प्रॉब्लम, भाई हस्बैंड और वाइफ का जाती मामला है, ठीक है। आर द फॉल्ट ऑफ वुमेन, ये जो वर्ड है ना, आर द फॉल्ट ऑफ वुमेन, इसके लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं, ब्लेमिंग द विक्टिम, ठीक है। ये विक्टिम को ही ब्लेम करना, ठीक है। ये बेटा कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स को आप जरूर देख लीजिएगा। मटेरियल के हवाले से आप बिल्कुल मुझसे सवाल ना पूछिएगा, आज ही राइट आफ्टर द क्लास या 1 घंटे 2 घंटे बाद या मैक्सिमम शाम तक, तो बेटा और भी कमिटमेंट्स होती है, मसरूफियत होती है, जितना भी हमने ये 2 दिनों में पढ़ा होगा इसकी स्लाइड्स और इसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो वाहिद साहब आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स। टाइप्स बहुत आसान है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ टाइप्स होगा जो मैं आपको समझाऊंगा, अदरवाइज, ठीक है। साइकोलॉजिकल वायलेंस,
फिजिकल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस क्या है जी? मेंटल अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज है, ठीक है, टॉर्चर इसमें आ जाता है, इसमें इमोशनल डैमेज आ जाता है। फिजिकल वायलेंस में हाथ स्टिक का मारना, मारधाड़ जो होती है। सेक्सुअल वायलेंस, फोर्स्ड इंटरकोर्स होता है। मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। इवन हस्बैंड एंड वाइफ में भी रेप्स होते हैं, जिसको हम आजकल मैरिटल रेप का नाम दिया जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग बिहेवियर सच एज आइसोलेटिंग अ पर्सन फ्रॉम देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बीवी को या किसी को कहीं जाने ना देना और कंट्रोल करना। हैरेसमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक वायलेंस, ठीक है, नौकरी पे ना जाने देना, बिजनेस का ना होना, और ये सारी चीजें। इकोनॉमिक वायलेंस, पॉलिटिकल अब्यूज, ठीक है, उनको राइट टू वोट ना देना, वोट डालने ना जाने देना, उनकी कम सीटें, ये चीजें आगे हम लोग डिटेल में पढ़नी है। तो ये बेटा 1 2 3 4 5 6 7 to 8 टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, ठीक है। ओके जी, that is the point where I need to shift a bit to explain. एक मिनट ठहरिएगा बेटा। बेटा माइक ऑफ करें। एक नॉर्वे का क्रिमिनोलॉजिस्ट था, ठीक है, जोहान गल्टन। उसने ये एक ट्राइएंगल दिया था बेटा, ये वाला, ठीक है। मैं ये ट्राइएंगल आपको पढ़ाने लगा हूं, समझाने लगा हूं।